जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे बिहार स्पेशल बुक में, जिसमें लोग बिहार जिला दर्शन कर रहे हैं। और पूरा का पूरा जिला दर्शन हो गया था, 38 जिला का हो गया है। अब हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं और ये हमारा मास्टर वीडियो होगा, जो कि कंटिन्यू सीरीज़ होगा मास्टर वीडियो का। और ये हमारा पिछले 3 वीडियो का कंपाइलेशन होगा मास्टर वीडियो में, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है कि एक कंपाइल करके मास्टर वीडियो बनाइए, इसलिए हम लोग कंपाइल करके आपके लिए मास्टर वीडियो बनाकर लाते हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, आप लोग एक ही बार में सारा सेक्शन पढ़ लें। यह हमारे पिछले 3 वीडियो का मास्टर वीडियो होगा, तो आप लोग इसे आराम से देखें और आराम से रिवीजन करें। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना कर लाएँ। और अगर आप लोग करंट अफेयर का सेक्शन नहीं देख रहे, तो ट्यूटोरियल करंट अफेयर सेक्शन का शुरू हो चुका है, आप लोग इसे जरूर देखें और अपनी करंट अफेयर को मजबूत करें, ताकि आपका एडीओ का एग्ज़ाम अच्छे से हो सके, या फिर बिहार एसआई का एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो अभी अच्छे से तैयारी करके आप लोग दीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक जो इस बार बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उन लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूती से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा मास्टर वीडियो, जो हमारे पिछले 3 वीडियोज़ का कंपाइलेशन होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे बिहार स्पेशल बुक में, जिसमें लोग बिहार जिला दर्शन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग टोटल 9 प्रखंड और 38 जिले को कर लिए हैं। अब हम लोग शुरू किए हैं हिस्ट्री सेक्शन को, उसके बाद पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और इसी तरह से कंटिन्यू सेक्शन रहेगा सारा सीरीज़ पूरा बुक का। और तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो सब तक पहुंचाने में आसानी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या बिहार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। जैसे इस बार बिहार का एसआई होने वाला है, एडीओ होने वाला है, या फिर कोई भी एग्जाम, या फिर बीपीएससी का 72nd बीपीएससी आने वाला है, उन लोगों तक भी इसे जरूर पहुँचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत कर सके। आइए आज शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा गुप्त काल से। हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे, जिसमें अभी एंसेंट हिस्ट्री चल रहा है। गुप्त काल होगा, फिर एंसेंट होगा, फिर मॉडर्न, मिडाइवल होगा, फिर मॉडर्न होगा, और इस तरह से कंटिन्यू सीरीज़ रहेगा। तो बस आपसे फिर से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वह एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूती कर सके। आइए शुरू करते हैं। गुप्त काल। गुप्त वंश के स्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। चंद्रगुप्त प्रथम। डेट ध्यान रखिएगा, सबका डेट पूछ लेता है मिलान करने के लिए कभी कभी, तो डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कौन से डेट पे कब कौन आया था या कितने देर तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 335 ईस्वी गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इन्हें लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो 319-320 ईस्वी में शुरुआत किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा था। हरिसेन समुद्रगुप्त की दरबारी कवि थी, और जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। या काफ़ी बार पूछा प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, तो हरिसेन ने लिखी। और वह किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या कर गुप्त सिंहासन पर बैठा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या कर गुप्त सिंहासन पर बैठा। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्त नागपुत्री का जन्म हुआ। प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशी कन्या कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्त नामक पुत्री का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त शासक बना। इसने नालंदा महाविहार की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र। कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त 445 से 467 गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ। यह ध्यान रखिएगा कि हुनों का आक्रमण किस काल में हुआ, तो कुमारगुप्त के टाइम में। कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था। स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 गद्दी पर बैठा। इसी के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी से सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण किससे मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी।
ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे गुप्तकालीन प्रशासन। तो आइए प्रशासन के बारे में देखते हैं, गुप्तकाल की प्रशासन कैसी थी। गुप्त शासन का सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई देश था, जिसके प्रशासन को गोप्ता कहा जाता था। दूसरी प्रशासनिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। दोनों को गुप्ता ही कहा जाता था। ठीक है, गुप्त शासक की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश था, जिसके प्रशासक को गुप्ता कहा जाता था। और दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को गुप्ता कहा जाता था। भुक्ते के नीचे विषय होता था, जिसका मुख्य विषयपति होता था। ठीक है, भुक्ति के नीचे विषय होता था, जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ध्यान रखिएगा। ग्राम प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महत्तर होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महत्तर होते थे। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमढ़ी तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमढ़ी तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। गुप्तकालीन अधिकारी एवं विभाग। तो कौन कौन से अधिकारी के पास कौन सा विभाग था, आगे देखते हैं। तो महादंडक के पास था न्यायाधीश। संदीप बिग्रह के पास था युद्ध व शांति का मंत्री। महाबलाधिकृत था सेनापति। ठीक है, फिर से देखते हैं गुप्तकालीन अधिकारी कौन कौन थे। तो दंडनायक थे न्यायाधीश। संदीप विग्रहक थे युद्ध व शांति का मंत्री। महाबलाधिकृत थे सेनापति। दंड पाशिक यह थे पुलिस विभाग। विनय स्थितिक स्थापक यह थे शिक्षा व धर्म संबंधी अधिकारी। महाप्रतिहार थे राज्य प्रसाद का अधिकारी। और महाछापटलिक या थे लेखा विभाग के अधिकारी। ध्रुवाधिकरण थे भूमि संग्रह अधिकारी। वहीं शैल्किक थे सीमा शुल्क अधिकारी। शैल्किक कौन थे, तो सीमा शुल्क अधिकारी। आगे देखते हैं गुप्तकालीन समाज। तो गुप्तकाल के समाज कैसे थे, क्या क्या थी उस समाज में, आइए देखते हैं। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त थे। चारों वर्णों का आधार गुण और कर्म ना होकर जन्म था। ठीक है, तो अब जो ही वर्ण था वह जन्म के आधार पर विभाजित होते थे। तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त थे। चारों वर्णों का आधार गुण और कर्म ना होकर जन्म था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ठीक है, गुप्तकालीन समाज की व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी। फाहियान के वर्णन के अनुसार गुप्तकाल में आस्पर्श वर्ग थे। इसे अंत्यज या चांडाल कहा जाता था। किसके अनुसार, तो फाहियान के अनुसार। फाहियान के वर्णन के अनुसार गुप्तकाल में आस्पर्श वर्ग थे। इसे अंत्यज या चांडाल कहा जाता था। नई जातियों में भूमि अनुदान के कारण कायस्थों का उदय हुआ। ठीक है, नई जातियों में भूमि अनुदान के कारण किसका उदय हुआ, तो कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में। गुप्तकाल में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। कालिदास की ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। गुप्तकाल में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। कामसूत्र में एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं एवं वेश्याओं के रखने का उल्लेख मिलता है। आगे गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। गुप्त काल में दास प्रथा रखने का प्रचलन था। मनु 7 प्रकार तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, आगे देखते हैं क्या है अर्थव्यवस्था गुप्तकाल में। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि था। निर्वर्तन, कुल्यवाय, द्रोणवाप तथा अड़वाप भूमि माप का पैमाना था। तो निर्वर्तन, कुल्यवाय, द्रोणवाप तथा अड़वाप भूमि माप का पैमाना था। अमरकोश 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख करता है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। भूमि के प्रकार कौन कौन से थे देखते हैं। क्षेत्र हो जाएगा खेती के लिए उपयुक्त भूमि। खिल हो जाएगा जो भूमि जोती नहीं जा सकती थी। वास्तु के लिए हो जाएगा वास करने योग्य भूमि। और गोचर हो जाएगा चारा योग्य भूमि। अपराहत हो जाएगा जंगली भूमि। फिर से क्षेत्र हो जाएगा खेती के लिए उपयुक्त भूमि। खिल हो जाएगा जो भूमि जोती नहीं जा सकती थी। वास्तु के लिए हो जाएगा वास करने योग्य भूमि। और गोचर हो जाएगा चारा योग्य भूमि। अपराहत हो जाएगा जंगली भूमि। आइए आगे कंटिन्यू देखते हैं। इस काल में नालंदा वैशाली आदि स्थानों पर श्रेणियों, सर्वहारों आदि मोहरे शिल्पों की संगठनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन करती है।
फिर से देखते हैं, इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियों, सर्वहारों आदि के मोहरों, शिल्पियों का संगठनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन करती है। आगे, गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की गई है, जिन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुप्त शासक के दौरान सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की गई, जिन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया है। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य, तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है कला एवं साहित्य गुप्त काल के। गुप्त काल को कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सा है, तो भूमरा का शिव मंदिर यह हो जाएगा नागौद मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर यह हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा झांसी उत्तर प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर यह हो जाएगा पन्ना मध्य प्रदेश में। और भीतर गांव का मंदिर हो जाएगा कानपुर उत्तर प्रदेश में। फिर से भूमरा का शिव मंदिर हो जाएगा नागौद मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा झांसी उत्तर प्रदेश में। नचना कुठार का पर्वत मंदिर हो जाएगा पार्वती मंदिर हो जाएगा पन्ना मध्य प्रदेश में। और भीतर गांव का मंदिर हो जाएगा कानपुर उत्तर प्रदेश में। गुप्त काल में पाटलिपुत्रा, मथुरा व सारनाथ मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल में पाटलिपुत्रा, मथुरा व सारनाथ मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। आगे, गुप्त काल में चित्रों के अवशेष को बाघ, अजंता व बादामी की गुफाओं में देखा जाता है। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 गुप्तकालीन है। गुप्त काल के चित्रों का अवशेष बाघ, अजंता एवं बादामी की गुफाओं में देखा जाता है। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 गुप्तकालीन है। आगे, गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार। गुप्त काल में कई प्रसिद्ध साहित्य हुए थे, उनके साहित्यकार क्या क्या हैं देखते हैं। तो पहला अभिज्ञान शकुंतलम, यह कालिदास है। साहित्य अभिज्ञान शकुंतलम, साहित्यकार है कालिदास। वर्णित विषय क्या है, तो दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा। फिर से अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की कृति है, दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कथा। फिर मालविका अग्निमित्रम, यह भी कालिदास की कृति है। इसमें अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की कृति है, अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा। आगे, विक्रमोर्वशीयम, यह भी कालिदास की कृति है। इसमें पुरुवर और उर्वशी की प्रेम कथा है। विक्रमोर्वशीयम, यह भी कालिदास की कृति है। इसमें पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा है। आगे, स्वप्न वासुदत्ता, यह भास की कृति है। इसमें उदयन तथा वासुदत्ता की कथा है। स्वप्न वासुदत्ता भास की कृति है। इसमें उदयन तथा वासुदत्ता की कथा है। आगे, मुद्रा राक्षस, यह विशाख दत्त की कृति है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। आगे, देवी चंद्रगुप्तम, यह भी विशाख दत्त की कृति है। इसमें चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामी के विवाह का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम में विशाख दत्त की कृति, इसमें चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी के विवाह का वर्णन है। आगे, मृच्छकटिकम शूद्रक की कृति, इसमें ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेन की कहानी है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेन की कहानी है। ह्वेनसान के भारत वर्णन देखते हैं क्या क्या है इसमें। ह्वेनसान का भारत वर्णन में चीनी यात्री ह्वेनसांग स्थल मार्ग से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग स्थल मार्ग से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत में से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। वह नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ह्वेनसांग ने अपनी कथा ग्रंथ सी यूकी के नाम से लिखी। ह्वेनसांग ने अपनी ग्रंथ सी यूकी के नाम से लिखी। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को। आगे है बंगाल का पाल वंश। आइए पाल वंश के बारे में देखते हैं अब क्या क्या है। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्व भारत में पाल वंश के उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल था। तो संस्थापक आप लोग ध्यान में रखिएगा कौन है, तो गोपाल है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल था। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल सिंहासन पर बैठा। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रीय युद्ध को कन्नौज के शासक नियुक्त किया और उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल सिंहासन पर बैठा। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रीय युद्ध को कन्नौज के शासक नियुक्त किया और उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। उसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोनपुर महाविहार की स्थापना की। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोनपुर महाविहार की स्थापना की।
धर्मपाल के बाद देवपाल गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। देवपाल धर्मपाल के बाद देवपाल गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में विहार हेतु 5 गांव अनुदान में दिए थे। ठीक है, जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में विहार हेतु 5 गांव अनुदान में दिए थे। आगे महिपाल के शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पराजित किया। महिपाल के शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पराजित किया। महिपाल को पाल वंश की द्वितीय स्थापक कहा जाता है। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय स्थापक कहा जाता है। बौद्ध विद्वान संतर्षित और अतीश दीपांकर पाल वंश का शासक में ही तिब्बत गए थे। बौद्ध विद्वान संतर्षित और अतीश दीपांकर पाल वंश के शासनकाल में तिब्बत गए थे। अगला सेक्शन है मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार के बारे में आगे देखते हैं। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से अभिलेख हैं? तो बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रशस्त अभिलेख, समुद्रगुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक के बेनीवन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, खड़गपुर मुंगेर के राजा का अभिलेख। फिर से बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ के प्रशस्त अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीवन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, खड़गपुर मुंगेर के राजा का अभिलेख। आगे भभुआ में शेरशाह का अभिलेख, उसी में कंटिन्यू भभुआ में शेरशाह का अभिलेख और खरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख। भभुआ में शेरशाह का अभिलेख और खरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 प्रमुख अभिलेख। आगे बिहार में तुर्क शासक, इसके बारे में देखते हैं। बिहार को जीतने वाले प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी थे। नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछता है कि बिहार को जीतने वाले प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है, तो बख्तियार खिलजी। बख्तियारपुर शहर के संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। बख्तियारपुर आप लोग जानते होंगे, बाढ़ पटना के बीच में स्थित है बख्तियारपुर या फिर बिहार शरीफ से भी अगर आप पटना जाइएगा तो बख्तियारपुर होकर ही गुजरिएगा। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियारपुर ज़िले के ही माने जाते हैं। बख्तियारपुर खिलजी का महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने जयपुर या जयनगर के गुप्त राजाओं को भी पराजित किया तथा मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। बख्तियार खिलजी ने जयपुर या जयनगर के गुप्त राजाओं को भी पराजित किया तथा मिथिला के कर्नाट वंश शासक नरसिंह देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने की थी। इसकी हत्या किसने की थी? तो अली मर्दान खिलजी ने की थी। आगे 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने बिहार के शासक सियामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने बिहार के शासक सियामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। आगे सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगलक खां भी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार था। कौन कौन? तो सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगलक खां भी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार था। सन 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया जिसका दमन बलबन ने किया। सन 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया जिसका दमन बलबन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में दरभंगा के राजा सक्री सिंह के विरुद्ध शेर मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा जिसे सक्री सिंह पराजित हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा सक्री सिंह के विरुद्ध शेर मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा जिसने सक्री सिंह पराजित हुए। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में
बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मजदुल मुल्क थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो मजदुल मुल्क था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया। यहाँ से मोहम्मद तुगलक को एक सिक्का प्राप्त हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। आगे 1394 में नसीरुद्दीन महमूद द्वारा ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1394 में नसीरुद्दीन महमूद द्वारा ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। लोधी शासन काल में सिकंदर लोधी ने दरिया खान नूरहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। लोधी शासन काल में सिकंदर लोधी ने दरिया खान नूरहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। सूफी संत हजरत शमसुद्दीन याहिया मनेरी ने मलफूजात और मानकीबुल असफिया से बिहार में तुगलक शासक की जानकारी मिलती है। सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात और मुनाकिबुल असफिया से बिहार में तुगलक शासक की जानकारी मिलती है। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा तुगलकालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है, जिससे आकर्षण इसका गुंबद है। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा तुगलकालीन स्थापना का एक सुंदर नमूना है, जिससे आकर्षण इसका गुंबद है। आगे मिथिला में कर्नाट शासक, तो आइए इनके बारे में देखते हैं। मिथिला तिरहुत में नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना किया था। इसे कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। मिथिला तिरहुत में नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। हरि सिंह देव के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ, जिसने हरि सिंह देव नेपाल पलायन कर गए। हरि सिंह देव के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ, जिससे हरि सिंह देव नेपाल पलायन कर गए। हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। बिहार में चेरो राजवंश, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है चेरो राजवंश के बारे में बिहार में। तो पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो वंश प्रमुख था। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राजाओं का उदय हुआ, जिसमें चेरो वंश प्रमुख था। चेरो राजा ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। चेरो राज्य ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। 1611 ईस्वी में उज्जैन तथा चेरो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसने नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजय हुई। 1611 में उज्जैनों तथा चेरो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजय हुए। चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मोदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरो का प्रमुख राजा था। मोदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरो का प्रमुख राजा था। 1660 ईस्वी में चेरो राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1660 ईस्वी में चेरो राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे बिहार में अफगान शासन, तो ये अफगान शासन के बारे में देखते हैं। शेर शाह या फरीद खां सासाराम में के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था, जिसने बिहार के सूबेदार बहार खां नूहानी की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी। शेर शाह या फरीद खां सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था, जिसे बिहार के सूबेदार बहार खां नूहानी की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी। 1534 में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल का शासन गयासुद्दीन महमूद को हराया। 1534 में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद को हराया था। 26 जून 1539 को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक
हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। 26 जून 1539 को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह ने आगरा में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह ने आगरा में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। शेर शाह ने डाक प्रथा तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शेर शाह ने डाक प्रथा तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। मारवाड़ अभियान के दौरान शेर शाह का कहना कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान के बादशाहत खो बैठता। मारवाड़ अभियान के दौरान शेर शाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान का बादशाहत खो बैठता। आगे शेर शाह ने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी 32 अंक का प्रयोग किया तथा कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेर शाह ने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज तथा सन की डंडी 24 अंक का प्रयोग किया तथा कबूलियत तथा पट्टा की शुरुआत की। शेर शाह चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। चांदी के रुपये तथा तांबे के दाम में 1:64 का अनुपात था। शेर शाह ने चांदी के रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। चांदी का रुपया तथा तांबे के दाम में 1/64 का अनुपात था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण कार्य का आरंभ शेर शाह ने किया किंतु पूरा इस्लाम शाह ने किया था। शेर शाह के मकबरा सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण कार्य का आरंभ शेर शाह ने किया परंतु पूरा इस्लाम शाह ने किया था। आगे शेर शाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से युद्ध हैं देखते हैं। तो सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई महमूद खां को पराजित किया। सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई महमूद खां को पराजित किया। फिर आगे चौसा का युद्ध 1539 में चौसा बक्सर के समय की निर्णायक लड़ाई शेर शाह और हुमायूं के बीच। इस विजय के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई के पश्चात हुमायूं ने भागकर ईरान में शरण ली। चौसा का युद्ध 1539 में चौसा बक्सर के समीप की निर्णायक लड़ाई शेर शाह और हुमायूं के बीच हुई। इस विजय के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई के पश्चात हुमायूं का भागकर ईरान में शरण ली। आगे कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में ठीक है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर शाह 1541 ईस्वी में पटना को बिहार की पुनः राजधानी बनाया। शेर शाह ने चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन का प्रचलन शुरू किया। ठीक है। फिर आगे है कालिंजर युद्ध 1545 में। कालिंजर अभियान में शेर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम खां ने 27 मई 1545 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। कन्नौज युद्ध 1545 में। कालिंजर अभियान में शेर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह 27 मई 1545 को गद्दी पर बैठा। आगे अकबरकालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार कौन कौन थे। तो खान मुनीम खां। फिर आगे राजा मानसिंह और सईद खां। आगे है मोहम्मद खां, मुजफ्फर खां, फिर है खान ए आज़म, मिर्ज़ा अजीज़ कोका और असद खां। पीछे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है तो ऑर्केस्ट्रा पे ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ऑर्केस्ट्रा चलते रहता है, रात का समय है तो लोग अपना कार्यक्रम शुरू रखता है, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। आगे जहांगीरकालीन बिहार के सूबेदार कौन कौन से सूबेदार वर्ष और नाम दिए हुए हैं। तो 1605 में था बाज बहादुर लाल बेग, 1607 में था इस्लाम खां, 1608 में था अफजल खां अब्दुर्रहमान, फिर 1613 में ज़फ़र खां, 1615 में इब्राहिम खां काकर, फिर 1617 में कुली खां द्वितीय, फिर है 1618 में मुबारक खां, 1621 में है शाहजादा परवेज़, 1622 में है खाने दुर्रान या बैरम खां, 1626 में मिर्ज़ा रुस्तम सवाफ़ी, फिर 1627 में खान ए आज़म और 1628 में सैफ खान। फिर से देखते हैं जहांगीरकालीन बिहार के सूबेदार कौन कौन थे।
तो 1605 में है बहादुर खां लाल बेग, 1607 में इस्लाम खां, 1608 में अफजल खां अब्दुर्रहमान, 1613 में जफ़र खां, 1615 में इब्राहिम खां काकर, 1617 में कुली खां द्वितीय, 1618 में मुबारक खां, 1621 में शहजादा परवेज़, 1622 में खाने दुरान या बैरम खां, 1626 में मिर्ज़ा रुस्तम सफ़ावी, 1627 में खान ए आलम और 1628 में है शैफ खान। अगला है बिहार में सिख धर्म। तो आइए सिख धर्म के बारे में देखते हैं बिहार में क्या क्या प्रचलित है। तो सिख धर्म का संबंध बिहार में बहुत पुराना है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। सिख धर्म का संबंध बिहार में बहुत पुराना है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार भी किया तथा अनेक शिष्य बनाए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सासाराम तथा गया से होते हुए पटना पहुँचे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। वे सासाराम तथा गया से होते हुए पटना पहुँचे। आगे पटना प्रवास के दिनों में ही उन्होंने असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में ही छोड़ गए। पटना में 22 दिसंबर 1666, डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिख के 10वें गुरु एवं गुरु गोविंद सिंह बने। फिर से पटना प्रवास के दिनों में ही उन्होंने असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्होंने सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद के पास पटना में ही छोड़ गए। पटना में 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह बने। नोट में क्या है, तो 11 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह की 350वें जन्मोत्सव प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2016 से लेकर 5 जनवरी 2017 तक बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जन्मोत्सव प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। आगे आधुनिक बिहार में यूरोपीय कंपनी। तो कंपनी का नाम है, स्थापना वर्ष है और उत्पादन क्या क्या करते थे। पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं सदी पूर्वार्ध में आए थे और सूती वस्त्र का उत्पादन करते थे। वहीं डच नीदरलैंड फैक्ट्री 1632 में आए थे, अनाज, शोरा, सूती वस्त्र। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में आए थे, नील और सूती वस्त्र। डेन फैक्ट्री 1774 में आए थे और सूती वस्त्र का उत्पादन करते थे। फिर से पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध में आए थे सूती वस्त्र के लिए। डच या नीदरलैंड फैक्ट्री थे 1632 में, अनाज, शोरा, सूती वस्त्र के लिए। ब्रिटिश फैक्ट्री 1665-51 में आए थे, नील, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और डच फैक्ट्री 1774 में आए थे सूती वस्त्र के लिए। आगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह, कौन कौन से विद्रोह प्रमुख हैं, आइए देखते हैं एक करके। तो नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 तक, ठीक है। नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य शोरा या सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोडा या सोडा उत्पादन केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। आगे तमाड़ विद्रोह 1789 से लेकर 1832 ईस्वी तक। छोटा नागपुर के उराव जनजातीय द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1832 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया। तमाड़ विद्रोह 1789 से लेकर 1832। छोटा नागपुर एवं उराव जनजाति द्वारा जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1832 तक चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया। आगे है चेरो विद्रोह 1770 से लेकर 71 ईस्वी तक। पलामू शासक चिरंजीत
राय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी को दावेदार गोपाल राम की ओर से लड़ रहे अंग्रेज के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। इस विद्रोह का दमन जैकब कैमक ने किया था। ठीक है, जैकब कैमक ने। चेरो विद्रोह 1770 से लेकर 71 ईस्वी तक पलामू शासक चिरंजीत राय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राम की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। इस विद्रोह का दमन जैकब कैमक ने किया था। आगे कोल विद्रोह 1832 से लेकर 1831-32। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ यह विद्रोह भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण विद्रोह था। वास्तव में यह मुंडा के विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धो भगत और विंध्यराय सिंहराय एवं सुरगा मुंडा थे। कोल विद्रोह 1831-32। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। वास्तव में यह मुंडा के विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह का मुख्य नेता बुद्धो भगत, विंध्यराय सिंहराय एवं सुरगा मुंडा थे। आगे है भूमिज विद्रोह 1832-1833। भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह भीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी। इसका प्रभाव वीरभूमि एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्र में था। भूमिज विद्रोह 1832-33 में यह विद्रोह भूमिराव वीरभूम के जन्मदिन गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी। इसका प्रभाव वीरभूम एवं सिंहासन एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्र में था। आगे संथाल विद्रोह 1855-56। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिले के राजमहल में भागीना अड्डी से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। इस विद्रोह के नेता सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव थे। ये चारों साहूदार भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस ने किया था। फिर से संथाल विद्रोह 1855-56। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भागीनाडीह में 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। इस विद्रोह का नेता सिद्धो, कान्हो, चांद एवं भैरव थे। ये चारों साहूदार भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। आगे लोटा विद्रोह 1855-56 के दौरान। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के एक साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी का बर्तन दिया जाएगा। इसके बाद वहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। इसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लोटा विद्रोह 1856। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के एक साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों द्वारा लोटे के लिए किया गया था। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद वहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। इसे लोटा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आगे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के बारे में देखते हैं। 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे। ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति विद्रोह सबसे संगठित एवं विस्तृत था। इसका विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। मुंडा विद्रोह, इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे। मुंडा जनजाति विद्रोह सबसे संगठित एवं विस्तृत था। इस विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। आगे मुंडा विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। आगे बिरसा मुंडा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था।
बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मसुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सज़ा दे दी गई। लेकिन 9 जून 1900 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जहां अब बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। बिरसा एक नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मसुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेशक था। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सज़ा दे दी गई। लेकिन 9 जून 1900 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जहां अब बिरसा मुंडा के आदमकद की प्रतिमा लगाई गई है। आगे बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते हैं। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते हैं। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा का भगवान की तरह पूजा जाता है। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। अगला ताना भगत आंदोलन 1914। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ताना भगत आंदोलन 1914। इस आंदोलन की शुभारंभ अप्रैल 1914 को गुमला जिले में विशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ। यहाँ उराव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन 1914। इस आंदोलन का शुभारंभ अप्रैल 1914 में गुमला जिले के विशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ था। यह उराव जनजाति द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म या उराव मूल धर्म के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म या उराव का मूल धर्म के नाम से जाना गया। यह आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। उसने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश उरावों के देवता की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा और कुरीतियों के त्याग पर भी उसने जोर दिया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। उसने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश उराव के देवता की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर भी उसने बल दिया। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दिक्कुओं या बाहरी लोग के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे 1916 में उसने जेल में कैद कर लिया गया। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दिक्कुओं या बाहरी लोगों के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे 1619 में उन्हें जेल में कैद कर दिया गया था। आगे प्राय आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। प्राय आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। आगे प्रमुख जनजाति आंदोलन कौन कौन से थे देखते हैं। वर्ष, आंदोलन और नेता। तो 1770 से 71 में चेरो विद्रोह या हुआ था जयनाथ सिंह। 1770-71 में चेरो विद्रोह जयनाथ सिंह। 1831-32 में हो जाएगा कोल विद्रोह, बुधो भगत, बिंद्राय, सिंगराय और सुरगा मुंडा। 1831-32 में हो जाएगा कोल विद्रोह, बुधो भगत, बिंद्राय, सिंगराय और सुरगा मुंडा। 1832-33 में हो जाएगा भूमिज विद्रोह, गंगानारायण सिंह। 1832-33 में हो जाएगा भूमिज विद्रोह, गंगानारायण सिंह। 1855-56 में हो जाएगा संथाल विद्रोह, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। 1855-56 में संथाल विद्रोह, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। 1874 में हो जाएगा खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी। 1874 में हो जाएगा खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी। 1899 से 1900 में हो जाएगा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 में हो जाएगा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा। 1914 में हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत। 1914 में हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत। आगे है सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन का आरंभ 1874-75 में हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्व लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा ने किया था। यह खरवार आंदोलन का ही एक शाखा थी, जिसने चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया था। सफाहोड़ आंदोलन का आरंभ 1874-75 में हुआ था।
इस आंदोलन के नेता लाल हेम्ब्रल या लाल बाबा ने किया। यह खरवार आंदोलन का एक शाखा थी जिसे चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया गया। अगला 1857 की क्रांति और बिहार, इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितना लाभान्वित हो रहे हैं, और शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे रिवाइज करें ताकि इसका बेनिफिट आपको भी मिले और आप भी इस वीडियो से पूरा लाभ उठा सके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो उसे आप तक पहुँचाने में आसानी हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बिहार स्पेशल बुक में, इसमें लोग बिहार जिला दर्शन कर रहे हैं और इसमें हम लोग सारे जिले को कर लिए थे, एक एक करके सारा जिला हो गया था। अब हम लोग हिस्ट्री सेक्शन कर रहे हैं, तो हिस्ट्री सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अगला सेक्शन करेंगे पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, और इसी तरह से हम ये पूरा बुक कंप्लीट करेंगे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और पूरे सीरीज़ को आराम से देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक जो इस बार बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे बीपीएससी AED हो गया या फिर बिहार SI हो गया या फिर बिहार CGL हो गया, तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। ये शुरू करता है आज का हमारा टॉपिक जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले 1857 की क्रांति और बिहार। तो आइए एक करके देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ, क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतिकारियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैन्य कारण जिम्मेदार हैं। तत्कालीन कारण के रूप में चरबीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चरबीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। उन्होंने सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। फिर से देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतिकारियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैन्य कारण जिम्मेदार हैं। तत्कालीन कारण के रूप में चरबीदार कारतूस का प्रयोग, ध्यान रखिएगा कि घटना उत्तरदायी है। चरबीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। उन्होंने सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी से सजा दी गई थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विरोध की शुरुआत कर दी। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विरोध की शुरुआत कर दी। आ गया विरोध का केंद्र, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता, मतलब विरोध कहाँ कहाँ हुआ, फिर नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार का बाबू कुंवर सिंह और यह विलियम टेलर। फिर दिल्ली का बहादुर शाह जफर या बख्त खां, फिर निल्सन और हडसन। फिर कानपुर का नाना साहब और यह कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने गया था और इसे कैंपबेल ने दमन किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और इसे हीरोज ने दमन किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली और इसे नील ने दमन किया था। बरेली में खान बहादुर और इसे विंसेंट आयर ने दमन किया था। वहीं फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और इसे रेनॉल्ड ने दमन किया था। फिर से बिहार में देखते तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व करता थे और इसका दमन विलियम टेलर ने किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां, तो इसे निकलसन और हडसन ने किया था। कानपुर में नाना साहब और इसे कैंपबेल ने दमन किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल और इसे कैंपबेल ने दमन किया था। झांसी में हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई और इसे हीरोज ने दमन किया था। वहीं इलाहाबाद में लियाकत अली और इसे नील ने दमन किया। बरेली में खान बहादुर और इसे विंसेंट आयर ने दमन किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और इसे रेनाल्ड ने दमन किया था।
आगे बिहार में विद्रोह की शुरुआत कैसे कैसे हुई। बिहार में विद्रोह की शुरुआत आइए देखते हैं। तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले झारखंड के रोहिणिया गांव की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सार्जेंट डॉक्टर ग्रांड मारे गए थे। फिर से बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले झांसी के रोहिणी गांव में 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सार्जेंट डॉक्टर ग्रैंड मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोह सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। फिर से पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। आगे 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उस दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने मिलकर विद्रोह का प्रारंभ किया। 25 जून 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। 30 जून को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिए। 30 जून को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिक को एक झुंड में भागकर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त कर लिया। उन्होंने टिकारी राज्य पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। विद्रोही सैनिकों ने एक झुंड में भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल के 400 कैदियों को मुक्त कर लिया। उन्होंने टिकारी राज्य पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। आगे बाबू कुंवर सिंह के बारे में। तो बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी और समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रितनारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जयकिशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 उम्मीदवार नरहरि सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विश्वेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। फिर से बिहार के मुख्य रूप से 1857 क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रितनारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जयकिशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहरि सिंह, जौहर सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विश्वेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने पटना आकर भेंट का निमंत्रण लिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मौलाना हुसैन तथा वाइजुल हक के साथ विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट को अस्वीकार कर दिया। वैसे उन्होंने कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने पटना आकर भेंट का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन तथा वाइजुल हक के साथ विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट को अस्वीकार कर दिया। आगे बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर के बंदूकों के गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 22 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर के बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने आए कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। कैप्टन डनवर मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा
छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। कैप्टन डनवर मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ जिले का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेज़ों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को पराजित किया। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेज़ों के युद्ध लड़ा। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को पराजित किया। अवध से जगदीशपुर लौटते के क्रम में शिवराजपुर या शिवपुर घाट गंगा नदी पर पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह के बाएं हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपनी बाएं हाथ काटकर गंगा को प्रवाहित कर दिया। ये हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अवध से जगदीशपुर लौटते के क्रम में शिवराजपुर या शिवपुर घाट गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 23 अप्रैल 1857 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। 23 अप्रैल 1857 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित कर दिया। आगे हाथ काटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। हाथ काटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कुंवर सिंह कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार का विरुद्ध संघर्ष रखा। आगे नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेज अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिया। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। अगला है कांग्रेस की स्थापना और बिहार। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पूना में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बम्बई में किया गया। फिर से कांग्रेस की स्थापना और बिहार देखते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पूना में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बम्बई में किया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, तो 3 अधिवेशन बिहार में हुए हैं। कौन कौन सा? तो 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में R.N. माघोलकर इसके अध्यक्ष थे। वहीं 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। फिर से 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ, बांकीपुर पटना में हुआ और R.N. माघोलकर इसके अध्यक्ष थे। वहीं 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ, गया में चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और वहीं 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ, रामगढ़ झारखंड में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। आगे अधिवेशन और बाकी विशेषता। तो बांकीपुर अधिवेशन में क्या क्या हुआ? तो R.N. माघोलकर ने अध्यक्षता की। सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव बने। मजरूल हक
स्वागत करता थे। बैठक में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया। फिर से बांकीपुर अधिवेशन में हुआ। R.N. माधोलकर ने अध्यक्षता की। सच्चिदानंद सिन्हा इसके महासचिव बने। मजरूल हक स्वागत करता थे। बैठक में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया। अगला है गया अधिवेशन, जिसमें चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की। बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुआ। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। फिर से गया अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय में कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुआ। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। आगे रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की। बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय लिया गया। इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस एवं सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठक हुई। रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय लिया गया। इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस एवं सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठक हुई। अगला है बंगभंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावित किया गया। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमज़ोर करना था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमज़ोर करना था। आगे विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार का प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन बनाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन बनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया। आगे मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंसले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंसली कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 1 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सज़ा दे दी गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली। वहीं खुदीराम बोस पकड़े गए थे। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 1 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सज़ा दे दी गई। आगे होम रूल और बिहार। चंपारण में किसानों के लिए दिनकठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना देती थी। वहीं आर्थिक रूप से काफ़ी शोषक थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरवा गांव पश्चिम चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। होम रूल आंदोलन और बिहार देखते हैं फिर से। तो चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठा प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था।
इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से काफ़ी शोषक थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव पश्चिमी चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। आगे चंपारण आंदोलन 1917। गांधी जी पर धारा 144 का उल्लंघन के अभियोग चलाया गया। गांधी जी ने कहा कि मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि आज्ञा का पूर्ण मैंने कारणों से अवगत कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये की जमानत देने को कहा। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास कोई जमानत नहीं है और ना मैं जमानत ही दे सकता हूँ। अंततः मजिस्ट्रेट ने ही स्वयं उनका मुचकला भरा तथा उन्हें जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वे रातों रात चंपारण के लिए लोकप्रिय हो गए। गांधी जी पर धारा 144 का उल्लंघन का अभियोग चलाया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि अवज्ञा के पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये की जमानत देने को कहा। गांधी ने कहा कि मेरे पास कोई जमानत नहीं है और ना मैं जमानत दे सकता हूँ। अंततः मजिस्ट्रेट ने ही स्वयं उनका मुचलका भरा तथा उन्हें जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वे रातों रात चंपारण में लोकप्रिय हो गए। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बत्तख मियाँ नामक रसोई ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बत्तख मियाँ नामक रसोई ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इनके अन्य सदस्य थे। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप तीनकठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप तीनकठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दे दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। राजकुमार शुक्ल के बारे में देखते हैं तो जन्म हुआ था 23 अगस्त 1857 को। स्थान था मुरली भरावा, मृत्यु हुआ 20 मई 1929 को। फिर से जन्म हुआ 23 अगस्त 1857 को। स्थान था मुरली भरावा और मृत्यु हुआ 20 मई 1929 को।
चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, आइए एक नज़र देखते हैं। तो राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, नरहरि पारेख, शंभू शरण वर्मा और धरणीधर। फिर से चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, नरहरि पारेख और शंभू शरण वर्मा और धरणीधरन। आगे दरभंगा किसान आंदोलन, इसे भी देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरुद्ध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। दरभंगा राज्य द्वारा लगाए गए लगान दर में छूट दिए जाने का उपरांत 1920-21 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। फिर से दरभंगा किसान आंदोलन 1919-21। दरभंगा सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। दरभंगा राज्य द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920-21 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। आगे बर्खास्त किसान आंदोलन। तो जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषि आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों की से भूमि संबंधी छीने जाने के विरोध में था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना काई तथा अनवारी में राहुल संकृत्यान ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर से जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषक संबंधी किसान आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों के भूमि संबंधी छीने जाने के विरोध में था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना काई तथा अनवारी में राहुल संकृत्यान ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे किसान सभा। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष तथा सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष एवं सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा का स्थापना की। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, पंचायन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। आगे बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। आगे 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा के मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लगाना तथा उनका समाधान करना था। प्रथम किसान नेता और कार्य क्षेत्र में क्या है तो यदुनंदन शर्मा गया, यमुना कायथी दरभंगा सारण, राहुल संकृत्यान अनवारी या अंबारी सीवान में,
कारीनंद शर्मा थे मुंगेर बढ़िया ताल में। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगत हैं। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उनका समाधान करना था। प्रमुख किसान नेता और कार्यक्षेत्र क्या है तो यदुनंदन शर्मा गया में, यमुना काई है दरभंगा सारण में, राहुल शंकरत्यायन है अंबारी सिवान में, कारीनंद शर्मा है मुंगेर बढ़िया ताल में। आगे खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खिलाफ खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के लिए उद्देश्य नेतृत्व प्रदान किया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय द्वारा तुर्की के खिलाफ खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों के सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य नेतृत्व प्रदान किया। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह में के बहिष्कार का आह्वान किया गया। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 में ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित हो रहा, लेकिन तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खिलाफत पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित हो रहा था, लेकिन तुर्की ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। आगे असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पुनः स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद के वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत की पेशा छोड़ दिया और उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रताप ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति तथा ब्रजकिशोर प्रसाद इसके कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ
से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। आगे 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजलूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजलूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। आगे 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सजाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी शरीफ में किया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। आगे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। इसमें पहला है सविनय स्वराज पार्टी और बिहार। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अवधि में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया। कांग्रेस की 37वीं अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। बिहार में स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार में स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत के आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू एक्सपोर्ट सुधार 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य से आया था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू एक्सपोर्ट सुधार 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अगला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को जाता है। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण और फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। 1934 ईस्वी में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना हुआ। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इनके अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे।
1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसका अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। प्रारंभिक 78 सहयोगियों में बिहार में से एकमात्र सहयोगी गिरिवरधारी चौधरी सम्मिलित थे। गिरिवरधारी बिहार के दरभंगा के कशेश्वर स्थान के रहने वाले थे। उन्हें कारो बाबू या मैथिल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक 78 सहयोगियों में से बिहार में से एकमात्र सहयोगी गिरिवरधारी चौधरी सम्मिलित थे। गिरिवरधारी बिहार के दरभंगा के कशेश्वर स्थान में रहने वाले थे। उन्हें कारो बाबू या मैथिली गांधी के नाम से भी जाना जाता था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। आगे मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा दी गई। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जून 1930 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा दी गई। 26 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जून को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा दी गई। स्टेटमेंट 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए 2 बार हो गया। आगे 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया। डीएसपी बशीर अहमद ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को बेगूसराय गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। शहीद लोगों में चंदेश्वर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह एवं बनारसी सिंह प्रमुख थे। 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया। डीएसपी बशीर अहमद ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को बेगूसराय गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। शहीद लोगों में चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह एवं बनारसी सिंह प्रमुख थे। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद को भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तथा बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा।
आगे बिहार विधानसभा चुनाव, इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और आपसे फिर यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालना है तो उसे आप तक हमें पहुंचाने में आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और अगर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बिहार का, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। तो रिवीजन करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है मैं बिहार स्पेशल बुक में, जिसमें लोग बिहार जिला दर्शन कर रहे हैं। और इसमें जिला का सारा हो गया, अब हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री का लास्ट सेक्शन है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, और उसी तरह से कंटिन्यू सीरीज रहेगा जो कि बिहार के बारे में पूरा जानकारी आपको देगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुँचाने में आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वह अपनी एग्जाम की तैयारी को और अच्छे से मजबूती से कर सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा यहाँ से, बिहार विधानसभा चुनाव 1937। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो इस बार बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे बीपीएससी, एडीओ, या फिर बिहार एसआई, या फिर बिहार ऑफिस असिस्टेंट, या फिर बिहार सीजीएल, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वो अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत कर सकें। आइए शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हेतु चुनाव हुए। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों पर 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़े और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजय हुए। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल M.G. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल M.G. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। आगे इनके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इनके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने का आमंत्रण किया। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनिस ने इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेस मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार के विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की। सरकार द्वारा कैदियों को छोड़ने जाने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की। सरकार द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया।
द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्रीकृष्ण सिंह ने नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। अगला सेक्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरोध आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना तथा भारतीय जनता को जागरूक करना था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना तथा भारतीय जनता को जागरूक करना था। प्रथम सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। प्रथम सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्रीकृष्ण सिंह को चुना गया। उनके बाद अनुग्रह नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्रीकृष्ण सिंह को चुना गया। उनके बाद अनुग्रह नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया। गया में गौरी शंकर सिन्हा तथा सिलाव में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। गया में गौरी शंकर सिंह तथा सिलाव में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। अगला सेक्शन है भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। 9 अगस्त को कांग्रेस का प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। आगे बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता का पद से त्यागपत्र दे दिया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। आगे है उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार इस गोली कांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इनका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी तथा एवं जगपति कुमार इस गोली कांड में शहीद हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। 7 शहीद कहाँ से थे तो देखते हैं। उमाकांत सिन्हा नरेंद्रपुर सारण से, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना से, सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर से, राजेंद्र सिंह बनवारचक सारण से, राम गोविंद सिंह है दशरथा पटना से, देवी पद चौधरी सिलहट जमालपुर से और जगपति कुमार खराठी गया से। 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल रहे। 7 शहीदों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों के चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल रहे। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड का विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने
आदि के उद्देश्य किया गया। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालीग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांद कर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालीग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकलने और आज़ाद दस्ता का गठन किया। आगे नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर रामविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिन्हा थे। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्र को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिन्हा थे। आगे आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत राम मनोहर लोहिया पर था। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत राम मनोहर लोहिया पर था। आगे है 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास स्थिर पड़ गया। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास स्थिर पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से इसे चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन के नाम से इसे चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। बिहार के शिलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी से संपर्क होने के कारण उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया था। बिहार में शिलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी से संपर्क होने के कारण उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया था। आगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के प्रमुख केंद्र गांधी मैदान था। गांधी जी की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 1948 ईस्वी में इनका नाम पटना लॉन की जगह गांधी मैदान रख दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। गांधी जी की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 1948 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च की जगह गांधी मैदान रख दिया गया था। आगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 332 व्यक्ति घायल हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 632 व्यक्ति घायल हुए। 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी ने कहा था, बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमी ने कहा था, बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्रीकृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय श्री सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्रीकृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र के पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम थे। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम थे।
बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पृथक अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इस पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पृथक अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। आगे 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद ने सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में गठित की घोषणा की। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आगे आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। कौन कौन से अन्य तथ्य है आइए देखते हैं। तो 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार किया। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरेन थे। कालांतर में इसे प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। आगे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भागवती देवी आदि। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। 1946 में जापान में स्वदेश लौटकर उन्होंने महिला को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण किया। गोविंदपुर गांव में श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। आगे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी टोपी की रचना की। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के सत्याग्रह का भी बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में स्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। आगे स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन। तो 3 अधिवेशन हुए बिहार में। पहला है 1912 का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में। अध्यक्ष थे रंगनाथ माधोलकर, RN माधोलकर। दूसरा था 1922 में 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और तीसरा हुआ 1940 में 53वां अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे।
फिर से पहला अधिवेशन हुआ 1912 में, 27वां अधिवेशन था यह बांकीपुर पटना में। रंगनाथ माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। दूसरा हुआ 1922 में 37वां अधिवेशन गया में हुआ। देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। तीसरा हुआ 1940 में 53वां अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। आगे बिहार में किसान सम्मेलन प्रथम था बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 ईस्वी को स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ था। दूसरा सम्मेलन हुआ 29 से 30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। तीसरा अधिवेशन हुआ सम्मेलन हाजीपुर में 26 से 27 नवंबर 1935 में स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। फिर से बिहार में किसान सम्मेलन कौन कौन से हुआ था? पहला बार हुआ बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 ईस्वी को स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ। दूसरा सम्मेलन था 29 से 30 अगस्त 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपनी भाई के साथ भाग लिया था। और तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में हुआ 26 से 27 नवंबर 1935 को स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया हुआ। आगे बिहार में किसानों से जुड़ी प्रथाएं कौन कौन सी प्रथा जुड़ी थी? तो खुटकट्टी प्रथा, यह मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विरोध हुआ। फिर से खुटकट्टी प्रथा, यह मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ था। अगला है कमियौटी प्रथा, बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उसकी सेवा करते थे। फिर से कमियौटी प्रथा, बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनके सेवा करते थे। अगला तिनकटिया प्रथा, चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20% या 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। फिर से तिनकटिया प्रथा, चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20% या 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। अगला सेक्शन है बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, मतलब अब बिहार का ज्योग्राफी शुरू होगा, बिहार का हिस्ट्री यहाँ पे होता है समाप्त। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं और आप लोग एग्जाम में इसका कितना उपयोग होगा यह भी बताएंगे, क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। अगर आप लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वह भी अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूती से और अच्छे से कर सकें। और आपसे बस यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो इस तरह का लाएँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप तक पहुँचाने में आसानी हो और आपकी पढ़ाई को और मजबूती से किया जा सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।